नाउ टाइप ऑफ वेजिटेशन हमको पढ़ना है। अगर इस टाइप ऑफ वेजिटेशन में हम देखें तो हमको मेजरली जो टाइप्स देखने को मिलते हैं उनमें से वो टाइप्स क्या हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ट्रॉन फॉरेस्ट एंड शब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बताया था, ये तीनों फॉरेस्ट सेम किस रीजन पर फोकस कर रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन पर। ये माउंटेनियस रीजन पर एंड देन मैंग्रोव हमारा कोस्टल एरिया, यहाँ पर ये फोकस कर रहा है। देखो, सबसे हमारा पहला टाइप क्या है? सबसे हमारा फर्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट की खासियत देखो क्या क्या होती है। कौन से फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं? यह नाम से क्लियर हो रहा है। नाम में क्या लिखा हुआ है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ये पूरे साल, मतलब होल ईयर इस पर क्या रहेंगी? लीव्स। इसका लीव शेड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पत्तियां कभी झड़ती नहीं है पूरे सालों में, वैसे हम प्लांट्स को और वैसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, ये ऐसे फॉरेस्ट मिलते कहाँ कहाँ पर है? तो वो एरिया होना चाहिए, हैवी रेनफॉल एरिया होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे रेनफॉल के एरिया हमको मिलते कहाँ पर है? ये एरियाज़ है हमारे इक्वेटर के। ये जो हमारा इक्वेटर का एरिया और इसके आसपास के एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, इन एरियाज़ में हमको हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। अब हाई रेनफॉल कैसे है? अब देखना है तो इधर देखो। सबसे पहले अगर हमारा इक्वेटर है तो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे हमारा होगा सनलाइट। और सनलाइट कैसा होगा? मैक्सिमम सनलाइट होगा। और अगर मैक्सिमम सनलाइट होगा तो उससे वहाँ पर क्या होगा? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन अगर होगा, जितना ज़्यादा इवेपोरेशन, मान लो ये हमारा क्या इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ तो हमारा सारा वाटर कहाँ गया? ऊपर गया। अब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर क्लाउड भी फॉर्म होंगे। क्लाउड फॉर्म होने के साथ होगा ये कि जैसे जैसे ये क्लाउड्स मूव करेंगे दोनों साइड, यहाँ पर डे का एक ऐसा टाइम आएगा। इक्वेटोरियल रीजन को हम इस खास बात से जानते हैं कि यहाँ पर 4 o'clock यहाँ पर डेली रेनफॉल होता है। कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर जब डेली रेनफॉल होता है तो क्या जितने भी प्लांट्स इक्वेटोरियल रीजन के आसपास होंगे, इनको कभी रेनफॉल ऐसा होगा कि इनको कभी रेनफॉल ना मिले? इसके आसपास के सारे प्लांट्स को हमेशा रेनफॉल मिलेगा। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा वाटर का स्कार्सिटी कभी उनको फेस करना नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? एबंडेंट में वाटर होगा। अब एबंडेंट में वाटर एंड एबंडेंट में सनलाइट। और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? फॉर ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट हमको 2 चीज़ चाहिए। एक है क्या? सनलाइट। और दूसरा क्या है हमारा? वाटर। अब देखो, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सनलाइट भी ज़्यादा है, वाटर भी ज़्यादा है, तो डेफिनेट है कि इनके प्लांट का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। बाकी अगर कहीं भी देख लो, टेम्परेट में देख लो, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कहीं भी देख लो, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज़्यादा है और वाटर ज़्यादा है, तो वहाँ के पेड़ पौधों का ग्रोथ सबसे अच्छे से होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हमको मिलेंगे, उन पेड़ पौधे और उन फॉरेस्ट का हाइट, उनका क्या हाइट हमको मैक्सिमम मिलेगा। सबसे ज़्यादा हाइट वाले हमको पेड़ पौधे कहाँ मिलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट और रेनफॉल अच्छा मिलता है। तो जैसे ही हम अगर अब पूरा अपना अर्थ देखते हैं, ठीक है, तो अर्थ में ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो, इंडिया के अगर लोकेशन की बात करें ना, तो इंडिया का लोकेशन हमारा कुछ ऐसा ही है। 1 मिनट रुकना। कुछ ऐसा है हमारे इंडिया का लोकेशन। हमारे इंडिया के लोकेशन में अगर ठीक से देखो तो ये हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट। ये ट्रॉपिकल रीजन में हमारा आता है। ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल रीजन में आएगा।
फिर अगर यहाँ की बात करो तो ये भी हमारा रीजन जो नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर भी हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फिर इधर ईस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ख़ासकर यहाँ एक स्पेशल जो नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पर भी हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर? अब देखो, अब इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की मतलब फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या खास बात। तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है? सबसे पहले वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। देन आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। इधर देखो, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं ना इंडिया के ज्योग्राफी के, तो हमारे जो दोनों आइलैंड्स हैं, खासकर इंडिया के जो दो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर है, एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर है। ये भी हमारे कौन से रीजन में आ रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे हैं। अब ट्रॉपिकल रीजन में जब ये आ रहे हैं तो यहाँ पर कैसी कैसी कंडीशंस होंगी? रेनफॉल हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, देन सनलाइट भी यहाँ पर अच्छा खासा मिलेगा। ये सब हाई होने की वजह से यहाँ पर हमको कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? असम में है, सम अपर पार्ट ऑफ द असम, देन तमिलनाडु कोस्टल एरिया, क्योंकि तमिलनाडु भी हमारा अगर ठीक से देखो तो वो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास में। अब देखो, ये ऐसे एरियाज़ हैं, ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं, ये पूरे के पूरे, जहाँ पर हमेशा मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। और बात करूँ तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनका हाइट कितना चला जाता है? 60 मीटर, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा चला जाता है। अब देखो, जैसे कि हमने बात किया, ये ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ का क्लाइमेट वार्म हो और वेट हो, और थ्रू आउट द ईयर एक जैसा क्लाइमेट रहा, जिसकी वजह से कभी वहाँ पर ऐसा मौसम आता ही नहीं है कि उनको अपनी पत्तियाँ शेड करना पड़े। अब इसमें देखो, वेजिटेशन में क्या होता है? वेजिटेशन में जो बात करें, यहाँ पर हर तरीके के हमको प्लांट देखने को मिलते हैं, ट्रीज़ भी मिलते हैं, शॉप्स भी मिलते हैं, ठीक है। और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब देखो क्या होता है? देखो, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। जैसे में फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमको दिख रहा है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर, और लास्ट में सिक्स्थ लेयर, जहाँ पर ग्रासेस हैं। अब क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि ऐसा क्यों है, वाई ऐसा है क्यों? अब देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड लेयर वाले प्लांट्स हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सन रेज के अट्रैक्शन में आकर ज़्यादा इनको सन रेज चाहिए, उसके लिए अपने हाइट को बढ़ाते रहते हैं ताकि इनको ज़्यादा सनरेज मिल सके, ज़्यादा सनलाइट मिल सके, जिसकी वजह से इनका हाइट 60 मीटर तक बढ़ जाता है। फिर देखो, फिर ये आते हैं वो यंग ट्रीज़, क्योंकि इनका भी तो एक टाइम पीरियड होगा ना। ये यंग ट्रीज़ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो अभी नए नए ट्रीज़ बने हैं, और ये भी धीरे धीरे अपनी हाइट को ग्रोथ में ला रहे हैं। और सबसे नीचे आते हैं ये ग्रास। तो हमको ये जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मिलता है, इसी को हम बोलते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हाइट लगभग में 60 सेंटीमीटर तक चली जाती है, कुछ प्लांट्स 40 मीटर पर होते हैं, कुछ प्लांट्स 20, और कुछ प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पर ग्रासेस भी होती हैं। ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और देखो क्या बोल रहे हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर समझ में आया? अब देखो, कोई भी इनका डेफिनेट टाइम नहीं होता कि ये अपनी पत्तियाँ कब शेड करेंगे। क्लियर? दीज फॉरेस्ट अफेयर ग्रीन, और ये क्या, ये फॉरेस्ट जो है पूरे साल ग्रीन रहते हैं। अब इनका कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है कुछ, जैसे इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना। अब ये ऐसे वुड्स हैं, ऐसे ट्रीज़ हैं
जिनका हम कमर्शियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़वुड, ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। इस लकड़ियों से हमारे बैट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती रहती है। रबड़ से हम रबड़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिनकोना मान सकते हो ऐसे एज अ मेडिसिनल इसका यूज़ होता है सिनकोना का, और इसके अदर भी यूजेस हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? दे ऑल कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है कभी भी कि इबोनी जो है और महोगनी जो है और रोजवुड, रबड़ एंड सिनकोना, ये किस तरीके के प्लांट्स हैं? तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ये किस तरीके के प्लांट्स हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये होगा कि ये सारे प्लांट्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में इसका मतलब क्या? ये ऐसे रीजन में आएंगे जहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर बारिश होगा और पूरे साल ऑल ईयर क्या होगा? यहाँ पर मौसम एक जैसा रहेगा, ठीक है। और मौसम कैसा होगा? वार्म एंड वेट, ऐसा मौसम होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रीजन में। अब देखो, इसी रीजन में हमको, अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, यहीं पर हमको मंकीज़ देखने को मिलेंगे। मंकीज़, एलिफेंट, लेमूर, डियर, ये सारे जो एनिमल्स हैं हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। राइनोसोरस, और ये जंगल जो है, खासकर ये जंगल हमको इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे बर्ड्स भी होंगे, क्योंकि तुम बताओ, ये बहुत हरा भरा जंगल है। यहाँ पर बहुत सारा डेंसली फॉरेस्ट एरिया है। कैसा फॉरेस्ट एरिया? डेंसली फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी या नहीं? बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता है ना कि द नंबर ऑफ़ लाइफ फॉर्म्स, कितने ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होंगे वहाँ पर। तो ये एरिया ऐसा एरिया होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कि यहाँ पर हमको मोर नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी सारे फॉरेस्ट से जितने भी हम वो 5 तरीके के फॉरेस्ट हैं हमारे पास, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं, इन सारे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है हमको? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नाउ मैप में देख लो कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन कलर से कोडेड है। तो देखो, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल कहाँ करा? पहले ये सारे आइलैंड्स, यहाँ पर एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट, कौन सा रीजन है ये? वेस्टर्न घाट्स। ये हमारा कुछ ईस्टर्न घाट का रीजन, यहाँ पर भी हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर ये वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा का रीजन। फिर ये हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खासकर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया इसने, ठीक है। वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट हमको मिलेंगे, या फिर माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो है ना माउंटेनियस इलाका है वो, ठीक है। तो क्या? असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इन सारे स्टेट्स में हमको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये रीजन याद रखना है कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। और इन सारे रीजन का एक खास बात देख लो, सारी जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टर्न घाट ज़्यादा बारिश होता है, इधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में ज़्यादा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओशियन से कन्वेक्शनल करंट्स आते रहते हैं और इनको रेनफॉल मिलते रहता है। ईस्टर्न घाट को बारिश ज़्यादा मिलता है। इधर मेघालय, असम, नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ के पौधों को, यहाँ के प्लांट्स को हमेशा पानी मिलता है। और पानी की वजह से ये कभी सूखते नहीं हैं, और सूखते नहीं हैं तो इनके शेड्स, इनकी पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ना, ये सबसे पहले इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट जिस रीजन में है ना, जिस एरिया में ये पाए जाते हैं,
वहाँ पर वाटर का प्राइमरी सोर्स या फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स मानसून ही होता है। और इन प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर, वो कहाँ से मिल रहा है, मानसून से। इसलिए इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है वो कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल पतझड़ वन बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है। अब देखो, ये ऐसे एरियाज में मिलता है जहाँ पर रेनफॉल जो हो वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल का रेंज है। उस रेंज में जहाँ भी रेनफॉल हमको मिलेगा वहाँ पर ये फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। इस फॉरेस्ट की खासियत क्या क्या है, अब देखो, ये फॉरेस्ट जो है ना अपनी पत्तियाँ शेड करता है अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। मतलब ये फॉरेस्ट जो है ड्राई ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है ये फॉरेस्ट एक साल में लगभग में जो जब समर का सीज़न हमारा आता है तो समर के सीज़न में क्या करता है, समर के सीज़न में अपनी पत्तियाँ ये 6 से 8 वीक के लिए शेड कर देता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हम इस फॉरेस्ट को फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। क्या करते हैं, हम इसको 2 कैटेगरीज बांटते हैं। एक है हमारा मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड दूसरा है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। मतलब ये हुआ कि एक तो हमारे पास हो गया ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका रेनफॉल का रेंज क्या है, लगभग में 700 से 70 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलना चाहिए। हम इसको फर्दर 2 क्लास में बांटते हैं। एक है वेट डेसीडियस फॉरेस्ट और दूसरा क्या है, एक तो वही मॉइस्ट बोलो या वेट बोलो सेम है, और दूसरा हमारा होता है ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। क्लियर, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। अब देखो, वेट का रेनफॉल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, और ड्राई का 770 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। हमने इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया 2 क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। अब देखो, अब जो मोस्टली हमारे कंट्री का ईस्टर्न एरिया है ना, ईस्टर्न एरिया कहाँ का, वेस्टर्न घाट का, खासकर देखो जो हमारा वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप का मतलब जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट का माउंटेन हो गया, ठीक है। अगर ये वेस्टर्न घाट का माउंटेन है, मान लो कि ये हमारा वेस्टर्न घाट का माउंटेन हो गया, ठीक, तो ये साइड कौन सी साइड है, ईस्टर्न साइड है। तो इस साइड हमको कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। यही फॉरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, यही बात बोल रहा है, द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, वहाँ पर ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ ही और बात करोगे तो वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और फुट हिल्स ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के माउंटेन्स के नीचे वाले एरियाज़ में हमको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और जो हमारे अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट देखने को हमको मिलता है। अब देखो, इसमें हमको कौन कौन से मतलब स्पेशल पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, बैम्बू, देन शाल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मालबरी। ये जो हमारे पौधे हैं, प्लांट्स का स्पीशीज़ है, ये हमको ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट की बात करोगे तो वही जो 100 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में आए, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात कर रहा था उस टाइम से, ये किसकी बात कर रहा था, ये बात कर रहा है वेट की, ये बात किसी कर रहा है, वेट डेसीडियस फॉरेस्ट की, और ये किसकी बात कर रहा है, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट की। अब देखो, जो ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है उसका एरिया कहाँ कहाँ पर दे रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट। और इसमें जो हमको
पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं? टीक, शाल, पीपल, नीम, ये हमारे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में आएंगे। अब इन फॉरेस्ट में जो हमको कॉमन मतलब पूरे ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जो डिसीडियस फॉरेस्ट है उसमें हमको जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो है लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। क्लियर? और वही छोटे छोटे बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, ये सब तो मिले जाएंगे, टॉर्टॉइस भी मिलते हैं। चलो दोनों फॉरेस्ट को एक साथ देख लेते हैं कि दोनों फॉरेस्ट में कहना क्या चाहता है, क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट साथ में देखते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल कितना चाहिए? मोर देन 200 सेंटीमीटर, जबकि डिसीडियस में अगर मॉइस्ट हुआ तो 100 सेंटीमीटर, और अगर ड्राई हुआ तो 70 से 100 सेंटीमीटर, और मॉइस्ट हुआ तो 100 से 200 सेंटीमीटर। एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्लाइमेट मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। अब यहाँ बात करें फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट की, तो देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के प्लांट्स की हाइट अप टू 60 मीटर तक जा सकती है, और ये अपनी पत्तियाँ कभी नहीं शेड करते हैं, और इन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है। वहीं पर अगर डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो चाहे वो मॉइस्ट हो या फिर ड्राई हो, दोनों अपनी पत्तियां समर के सीज़न में 6 to 8 वीक के लिए शेड करती हैं, और इन दोनों को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एरियाज़ देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, वेस्टर्न घाट पर मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड पर हमको मिलेगा, ठीक है। और ख़ासकर अगर बात करें डिसीडियस फॉरेस्ट की, तो ये सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर क्या है हमारा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन कुछ पार्ट्स में हमको मिलेगा डिसीडियस फॉरेस्ट, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। और वो भी कौन सा फॉरेस्ट? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हमको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा और ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलेगा। अब ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट देख लो, पेनिनसुलर प्लेटो में मिलेगा, उड़ीसा, एमपी, यूपी, बिहार और अदर एरियाज़ में। अब एनिमल्स और प्लांट्स पे थोड़ा ध्यान दो। एवरग्रीन फॉरेस्ट, इबोनी एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मोहगनी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रोजवुड एवरग्रीन, सिनकोना रबर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, कुसुम, अर्जुन एंड मालबरी, ये हमारे हैं कौन से फॉरेस्ट? वेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। वहीं पर टीक, साल, पीपल और नीम, ये हमारे हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर एनिमल्स की बात करो, एलिफेंट, मंकी, डियर, राइनोसोरस, एनिमल्स में होता ही है ना कि सेम एनिमल्स तुमको डिसीडियस में मिल जाएंगे, एवरग्रीन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? ये प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेट, उनमें एडेप्टेबिलिटी बहुत कम होता है, तो उनमें एडेप्टेबिलिटी वो चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन में सेम तरीके के ही प्लांट्स मिलेंगे। तो अगर इबोनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन कंडीशंस में सर्वाइव कर रहा है तो डिसीडियस में कभी नहीं करेगा। क्लियर? इसलिए पेड़ पौधों का जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन, वो चेंज नहीं होता। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इस लेक्चर में यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के 2-3 क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय।